जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, आज मेरे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, एयर मार्शल सईद खान साहब। आप पाकिस्तान के फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ रहे हैं और पाकिस्तान के एम्बेसडर भी रहे हैं सीरिया में। और हाईएस्ट अवार्ड, इज द ओनली पाकिस्तानी हु गॉट द हाईएस्ट अवार्ड इन सीरिया। लेकिन आज की जो कन्वर्सेशन है वो मैं करना चाह रहा हूँ रिसेंट पाकिस्तान भारत के ये जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात करना चाहता हूँ। एयर मार्शल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू डॉक्टर कमर। आपके साथ हमेशा बात करके बड़ी खुशी होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर, मैं सर बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो एयरफोर्स है उसे हम कहते हैं गार्डियंस ऑफ द एट द स्काई। ठीक है जी। और गार्डियंस ऑफ द स्काई, ये बताइएगा सर कि इंडिया के पास तकरीबन तकरीबन कहा जाता है 900 फाइटर एयरक्राफ्ट है। राफेल हैं, SU-30 हैं, मिराज हैं, MiG-29 है, जबकि पाकिस्तान के पास कहा जाता है कि तकरीबन 350 से 400 के करीब फाइटर जो है वो एयरक्राफ्ट हैं। आपने सर पाकिस्तान की एयरफोर्स में हाईएस्ट लेवल पे ऑलमोस्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर्व किया हुआ है। ये पाकिस्तान कैसे मैनेज करता है इंडिया के साथ, और एयर सुप्रीमेसी जो रिसेंटली पाकिस्तान ने मेंटेन की, इसको जरा बताइएगा कि हम मैनेज कैसे करते हैं। और इसमें हमारे पास वो हमारे कहते हैं ना गुर क्या है पाकिस्तान के, हमेशा 2019 हो बालाकोट तो तब भी पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा लिए, और अभी भी पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज गिरा लिए सर। थैंक यू डॉक्टर कमर। आई थिंक आपने एक बहुत पर्टिनेंट सवाल पूछा है। ये जो हमारी बर्तरी हमने मेंटेन की है एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स के ऊपर, वो 1958 ऑनवर्ड्स हमने इसको मेंटेन किया। पहले जो था, लेट्स से टिल 2019 और सो, जो इंडिया के ऊपर हमने हमेशा टेक्नोलॉजिकल बर्तरी रखी है। उनके पास ज्यादातर रशियन फ्लीट था, जबकि हमारे पास अमेरिकन और फ्रेंच फ्लीट था। और हमने उन अब टेक्नोलॉजी के थ्रू उनके ऊपर अपनी सुप्रीमेसी को कायम रखा। लेकिन 2019 के बाद इंडिया ने अपना एक मेजर अपग्रेड किया, जिसमें उन्होंने रशियन इन्वेंट्री से हटके उन्होंने वेस्टर्न इन्वेंट्री को अपने एयरफोर्स के अंदर शामिल करना शुरू कर दिया। अच्छा, जो आपको डॉक्टर कमर साहब, आपको अंदाजा होगा कि जैसे जैसे 1998 के बाद हम दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हुई, उसके बाद जो इस इलाके में जो लड़ाई करने का तरीका था वो भी चेंज हो गया। जहां पहले लैंड फोर्सेस डोमिनेंट थी, अब क्योंकि हम लोगों ने सब कन्वेंशनल डोमेन के अंदर कॉम्बैट यानी कि एक दूसरे से लड़ना था, तो एयर फोर्सेस जो है दे टुक ओवर प्रेसिडेंस ओवर द लैंड फोर्स। और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर था वो एयर फोर्सेस बन गई इन द वर्ल्ड ओवर। जिस कंट्री ने अपनी पावर प्रोजेक्शन करनी होती थी वो एयरफोर्स के थ्रू करता था। आप अमेरिकन हेजेमनिक एक्शंस देख लें इन द मिडल ईस्ट, या आप इंग्लैंड का देख लें इन फॉकलैंड आइलैंड्स, या आप पाकिस्तान और इंडिया के उसमें भी देख लें कि जो फोर्स जिसको डेवलप किया गया दोनों साइड्स के ऊपर, वो उनकी एयरफोर्स थी। हमने भी बहुत गौर से क्या कहते हैं इंडिया की डेवलपमेंट को देखा, और हमने भी अपने आप को उसी तरीके से अपग्रेड किया। अगर आप पुलवामा का आपने जिस तरह जिक्र किया, पुलवामा में द फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इन एन एरियल कॉम्बैट वो हमारे पास थी, क्योंकि हमारे F-16 थे जो क्या कहते हैं एमरैम के साथ लेस थे, और उनके पास जो थे वो R-77 एंड R-73 या जो दूसरे मिसाइल्स थे, जो कि क्या कहते हैं जिनकी रेंज उतनी नहीं थी जितनी के एमरैम की। लेकिन जब उन्होंने, सर आपको सॉरी बात काटने लगा, 2019 में हमने F-16 के जरिए उनको जहाज गिराए थे। दिस इज व्हाट F-16 एंड JF-17 दोनों की कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है ना। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है डॉक्टर साहब समझने के हमारे पास एक टेक्नोलॉजिकल एज उनके ऊपर 2019 में भी था, इन टर्म्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इन टर्म्स ऑफ द मिसाइल्स दैट वर फायर्ड। लेकिन आप देखिए कि उस वक्त भी जो फाइट थी ना, वो तकरीबन विजुअल रेंजेस में हो रही थी, क्योंकि एमरैम इज एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल।
ठीक है ना। तो जो जंग हो रही थी वो बड़ी लिमिटेड एरिया में हो रही थी। आपने एक सवाल किया था कि जी कि हम 900 को किस तरह काउंटर करते हैं 350 के साथ। देखिए, जब भी जंग एक लिमिटेड एरिया में होगी, द नंबर्स कैन बी मैच्ड विद नंबर्स, क्योंकि कोई भी फोर्स है वो एक एरिया के अंदर एक एक्स नंबर ऑफ असेट्स को डाल सकती है। सो जब भी सब कन्वेंशनल डोमेन के अंदर एक कॉम्बैट होगी तो दोनों फोर्सेस जो है वो कैपेबिलिटी वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होंगी। ये फर्क, सिर्फ नंबर्स का फर्क उस वक्त आएगा जब लड़ाई एक बहुत ज्यादा इलाके में फैल जाए या एक बहुत लंबे बॉर्डर पर हो जाए कि जहां डाइल्यूशन ऑफ एसेट्स हो जाए। ठीक है। तो सिंस 1998 अल्हम्दुलिल्लाह जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारे रीजन के अंदर, हमने इंडिया को न्यूमेरिकली भी मैच किया उस थिएटर के अंदर। ठीक है। इस थिएटर में भी हमने उनके जब एडवांस यानी कि जब पुलवामा के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ये कोई ना कोई हरकत अगले 4-5 साल में करेंगे, और हमें ये भी अंदाजा था कि जब उनके पास राफेल आ जाएगा तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ठीक है ना। सो हमने ना सिर्फ उनकी जो इंडक्शंस थी उनको स्टडी किया, हमने उनके माइंड को भी पढ़ा। और मैं बहुत क्रेडिट देना चाहूंगा प्रेजेंटली जो एयरफोर्स की लीडरशिप है अंडर एयर चीफ मार्शल बाबर, कि उनकी जो हाइपोथेसिस और रीडिंग ऑफ द एनिमी एंड इट्स कैपेबिलिटीज थी वो बहुत अच्छी थी। उन्होंने रियलाइज कर लिया कि जो एज हमने आज तक 2019 तक उन पे रखा था, इंडिया ने उसको रिवर्स करने की कोशिश की बाय टेकिंग राफेल विद मीटियोर। जो मीटियोर है वो भी एक बीवीआर मिसाइल है विद अ रेंज ऑफ अबव 100 किलोमीटर्स। ठीक है ना। और कुछ अरसे के लिए जब तक हमारे पास PL-15 नहीं आया तो जो क्या कहते हैं जो टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी जो है वो इंडिया के पास चली, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको बहुत अच्छे तरीके से काउंटर किया। एंड थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल द डिफेंस लीडरशिप के हम लोगों ने J-10 सीज लिए, और J-10 सीज के साथ हमने PL-15 जो इंडिया का जो चाइना का बेस्ट एक्सपोर्ट मिसाइल था वो हमने लिया। इसी तरह हम लोगों ने जो PL-15 की जो मॉडिफिकेशन है हमने अपने JF-17 ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 दोनों के ऊपर कर दी। इससे ये हुआ कि हमारे पास जो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी सिर्फ J-10s की वजह से नहीं थी, बल्कि नाउ इट वाज बिकॉज ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हु हैड दिस कैपेबिलिटी टू शूट PL-15। ठीक है ना। सो इस तरह हमने एनिमी को आउट क्लास किया इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एयरफोर्स को जो सही क्रेडिट जाता है वो ये जाता है कि जब उनको ये अंदाजा हो गया कि हमने बीवीआर, जो नेक्स्ट कॉम्बैट होगी वो बीवीआर वर्सेस बीवीआर में होगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थिएटर ऑफ एरियल कॉन्फ्लिक्ट है वो अब 100-150 किलोमीटर के ऊपर मुहित नहीं होगा, वो अब होगा मुहित 3 से लेके 500 किलोमीटर तक, और या शायद इससे भी ज्यादा। ठीक है ना। सो जब इतना बड़ा थिएटर हो तो इस इतने बड़े थिएटर में तो कोई 10, 15, 20 जहाज नहीं आते। इतने बड़े थिएटर के अंदर तो 80, 100, 150 इस तरह जहाज आते हैं। सो अब आपने इस तरह की कॉम्बैट लड़नी थी कि जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन हो कि जी हर जहाज एनिमी का किधर है, और दूसरा ये कि आप उस एनिमी की एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजी को किस तरह डिग्रेड कर सकते। और आई थिंक एयर चीफ मार्शल बाबर और उनकी टीम को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो एक कन्वेंशनल एरियल कॉम्बैट थी जो इस इलाके में लड़ी जा रही थी सिंस 1947, दैट वाज, उसका मतलब यह कि एसेट वर्सेस एसेट, यानी कि अगर उन्होंने मिराज 2000 लिए हुए थे तो हमने F-16 लिए हुए थे, अगर उनके पास मीका मिसाइल था तो हमारे पास एमरेम था। ठीक है ना। तो हम टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी या हम जहाज वर्सेस जहाज एक दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन जब इतने सारे जहाज एक थिएटर के अंदर होंगे तो
मेरा ख्याल है कि ये इनको क्रेडिट जाता है कि इन लोगों ने सोचा कि हमें दुश्मन को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के अंदर लेकर आना चाहिए, मीनिंग देयर बाय कि देखिए अगर आपने संजू की आर्ट ऑफ वॉर पढ़ी होगी तो उसने कहा कि जी के एनिमी को हराने का जो पहला असूल है ये है कि जब आप कॉम्बैट पे जाएं तो आप उसको सरप्राइज करें, सरप्राइज दें। हाँ बिल्कुल, सरप्राइज इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ वॉरफेयर। मैं सरप्राइज में आपको, आप इसको बात को जारी रखिएगा, लेकिन मैं भी थोड़ा सवाल ऐड कर लूं सर। ये जो हमने साइबर कमांड का जो हमारी है, इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा। ये क्या हमारा सरप्राइज था और हमारी साइबर कमांड की क्या सिचुएशन रही? हमने उसको किस तरह, हम तो समझ रहे थे कि हमने राफेल जो है वो F-16 है, J-10C है, बाकी है, लेकिन हाउ द साइबर कमांड ऑपरेटर्स ने किया, और क्या ये भी एक सरप्राइज था? आपने सिर्फ एक कमांड का पूछा। एयरफोर्स ने 2019 से लेके आज तक 4 नई कमांड्स बनाई। अच्छा। और 4 नई कमांड्स बनी, और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं हर एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताऊं। श्योर। देखिए, जब थिएटर ऑफ वॉर बहुत बड़ा हो गया तो इसके लिए अगर आपने एक किल चेन बनानी थी, ठीक है ना, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि फर्ज कर लेंगे उस इलाके के अंदर 100 जहाज है और हर जहाज के ऊपर 4 मिसाइल लगे हैं, तो उस थिएटर के अंदर 400 मिसाइल हैं जो एक दूसरे के ऊपर फायर हो सकते। सो अगर आप 100 जहाज के अगेंस्ट 400 मिसाइल हैं तो आपकी किल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 400%। ठीक है ना? तो इसका मतलब यह है कि कोई भी जहाज किसी भी जहाज को मार सकता है। ठीक है ना? क्योंकि इतने जहाज एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं कि कोई ना कोई गलती तो करेगा ना, और उस गलती को दूसरा एनिमी जो है वो उसको एक्सप्लॉइट करेगा और आपको शूट कर सकता है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने एनिमी के दिमाग से खेलना था और आपने उसके दिमाग को इस काबिल नहीं छोड़ना था कि वो क्या कहते हैं आपके ऊपर अपने वेपन को, जो उसका जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एक्विजिशन थी विच वाज मीटियोर और राफेल जहाज था, वो उसको सही तरीके से एम्प्लॉय ना कर सके। अब वो उसको एम्प्लॉय किस तरह नहीं कर सकता? ऑल हेड्स ऑफ टू द पाकिस्तान एयरफोर्स कि उन्होंने सोचा कि जी कि हम कुछ और टैक्टिक्स या कुछ और डोमेन्स भी इस वॉरफेयर के अंदर लेकर आते हैं। तो उन्होंने 4 कमांड्स बनाई। एक बनाई साइबर, जिसका आपने जिक्र किया। एक उन्होंने ईडब्ल्यू कमांड, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड बनाई। तीसरी उन्होंने स्पेस कमांड बनाई, और चौथी उन्होंने अनमैन्ड फोर्स कमांड बनाई। अब ये सारी चीजें जो थी वो अब उन्होंने इन सारी चीजों को एक बीवीआर कॉम्बैट एरेना के अंदर वो लेकर आ गए। अच्छा, अब साइबर कमांड के, साइबर कमांड इज दैट के जितनी भी साइबर स्पेस के अंदर मूवमेंट हो रही है ऑफ सिग्नल्स, ऑफ मैसेजेस, ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास ये एबिलिटी हो कि या तो आप उसको ब्लॉक कर दें, जो एनिमी उस इंफॉर्मेशन से अपनी नॉलेज हासिल करना चाहता है वो आप उसको उस वक्त मोमेंटरीली थोड़ी देर के लिए आप उसको वो इंफॉर्मेशन डिनाई कर दें ताकि आप अपनी एफर्ट को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है ना? और एग्जैक्टली हमारी साइबर कमांड ने यही किया। उन्होंने जितने कमांड सेंटर्स थे उनके पास जितने क्या कहते हैं ग्रिड स्टेशंस थे, या उनके जितने क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर्स थे जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, हमने उन सबको जैम कर दिया। जब वो जैम हो गई तो द कमांड सेंटर्स, द इंफॉर्मेशन दैट वाज पासिंग फ्रॉम वन किल चेन एलिमेंट टू द अदर किल चेन एलिमेंट वाज स्टॉप्ड। अब देखें जो एरियल कॉम्बैट है 1 घंटे की है ये जो हुई है। दिस इज द लॉन्गेस्ट बीवीआर वर्सेस बीवीआर कॉम्बैट इन द एविएशन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना? आपने सिर्फ एनिमी को 1 घंटे के लिए बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, नकारा कर देना था कि उसके पास जो इंफॉर्मेशन आनी चाहिए थी वो उसके पास नहीं आ रही थी। उसके सारे कमांड सेंटर्स जो थे वो स्टैंड बाय इलेक्ट्रिसिटी पे चले गए थे। 70% of India had gone without electricity.
ठीक है ना। सो एक पैनिक स्टेट डेवलप हो गई एनिमी के अंदर कि ये क्या हो रहा है, ठीक है ना। जो पायलट्स एक दूसरे के साथ बात करना चाहते थे, ये खैर ऑल्दो उनकी के साइबर कमांड की कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन साइबर कमांड ने क्या किया कि उन्होंने जो साइबर स्पेस के ऊपर टोटल डोमिनेंस अपनी कायम कर ली और एनिमी को साइबर स्पेस नहीं दी कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग लूप के अंदर उसको एम्बेड कर सके, ठीक है ना। जो दूसरी चीज थी जिसने बहुत इफेक्टिव रोल अदा किया वो थी ईडब्ल्यू कमांड। ओके। अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कमांड है कि आप जो है क्या कहते हैं, जो पूरा एरियल बैटल, जो पूरा एरिया ऑफ कॉम्बैट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस हो रही, मैं इस तरह को जो इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस हो रही हैं और आपने उन एमिशंस को डिग्रेड करना है ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच सके, ठीक है ना। सो इन्होंने क्या किया कि ऑन द नाइट ऑफ 6th and 7th जब इंडिया ने अटैक किया और हम लोगों ने एक डिफेंसिव वॉरफेयर एबिलिटी इंडिया को शो की, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो कम्युनिकेशन थी बिटवीन एयरक्राफ्ट या कम्युनिकेशन थी बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड ग्राउंड स्टेशन या कमांड सेंटर, आपने उसको बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। सो अगर 4 जहाजों की फॉर्मेशन आई तो दे कुड नॉट टॉक टू ईच अदर, अगर 8 जहाजों की फॉर्मेशन आई तो दे कुड नॉट टॉक टू ईच अदर, ठीक है ना। और अगर आपको क्या कहते हैं जो मैं आपसे कह रहा था कि एक इंडियन साइड के ऊपर एक टोटल कंफ्यूजन फैल गई कि अगर आप फट एक जहाज को लॉक कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि ये जहाज फ्रेंड है या फो है, ठीक है ना। और आप अगर उसको क्या कहते हैं, आप एक गलत मिसाइल फायर कर सकते हैं, या आप अगर क्या कहते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए तो वी आर टॉकिंग ऑफ 20, 30, 50 सेकेंड्स मिनट मैक्स, ठीक है ना। अगर आपका जो डिसीजन मेकिंग लूप है अगर वो उस 1 मिनट के लिए उन्होंने उसको नकारा कर दिया है तो उन्होंने अपना मकसद अचीव कर लिया। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जितने आप कहेंगे डेटा लिंक्स थे, डेटा लिंक बिटवीन इंडियन स्पेस सैटेलाइट्स टू देयर एवैक, बिटवीन एवैक टू द फाइटर एयरक्राफ्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट से उनके मिसाइल्स तक का, वो जितने डेटा लिंक्स थे ना उनको आपकी ईडब्ल्यू कमांड ने जैम कर दिया, ठीक है ना। जब वो जैम कर दिया तो अब उनको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि अब हमने क्या करें, ठीक है ना। इसी तरह जो स्पेस कमांड थी, ठीक है, जो स्पेस कमांड थी उनका, अब आप देखेंगे जो अगर आपका, मैं अभी देख रहा था कि आपके उन्होंने एक वो जिस तरह हाफ सेमी सर्कल वाला एक तस्वीर दिखला रहे थे आपके ये जो रिसर्चर्स हैं, अगर ये जो तस्वीर है ये जो हाफ सर्कल है या ये जिसको हम थिएटर ऑफ कॉम्बैट कहते हैं, अगर ये थिएटर ऑफ कॉम्बैट इतना बड़ा हो कि दिस इज समथिंग लाइक 500 किलोमीटर्स इन डायमीटर, ठीक है ना, जिसका मतलब हुआ कि 1000 किलोमीटर का रेडियस है, ठीक है। तो इसके अंदर कितने जहाज होंगे, अगर वो सारे जहाजों की पोजीशन आपको कौन बता सकता है? सिर्फ एक सैटेलाइट। और इंडिया के पास, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडिया के पास तो बहुत ज्यादा सैटेलाइट, लेकिन हमारे एयरफोर्स ने इन द लास्ट 3-4 इयर्स इन्होंने 2 बड़े अच्छे सैटेलाइट्स जो है ना उनको ऊपर पोजीशन किया, और हमारी स्पेस कमांड ने बेसिकली आईएसआर किया, इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस ऑफ द टोटल कॉम्बैट थिएटर, ठीक है ना। और उस कॉम्बैट थिएटर के अंदर उन्होंने वो इंफॉर्मेशन अपने यानी कि अपनी फोर्स, अपनी एयर यानी कि फाइटर्स को दी थ्रू एवेक्स, ठीक है ना। और उनके थ्रू उन्होंने क्या कहते हैं फायरिंग की, जो हम लेटेस्ट स्टेज ऑफ डिस्कशन में डिस्कस कर लेंगे कि फायरिंग किस तरह हुई, ठीक है। तो जितनी भी ईडब्ल्यू एमिशंस थी हमने जो इंडिया की थी उनको डिटेक्ट किया, उनको जैम कर दिया, उनके जितने लिंक्स थे उनको जैम कर दिया, और हमने क्या कहते हैं उनको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना वो, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड इन, जो हम पंजाबी में कहते हैं कि गवाची गां की तरह
वो फिर रहे थे, क्योंकि उनको they were unable to talk with each other or as a force with each other. ठीक है ना? हमने उनको मजबूर किया कि वो अपने रिडार्स को ऑन करें, और जब उन्होंने अपने रिडार्स को ऑन किया तो हमने उनको डिटेक्ट किया थ्रू देयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशंस, और हमने फिर उसके थ्रू फिर अपनी फायरिंग की। जो फायरिंग की वो भी पाकिस्तान ने पहली मर्तबा दुनिया को दिखलाया कि साइलेंट फायरिंग किस तरह की जा सकती। ओके, ठीक है ना? जो फायरिंग पाकिस्तान एयरफोर्स ने 7th की मॉर्निंग की है, ठीक है ना, आज तक दुनिया में इस तरह की बीवीआर फायरिंग कभी हुई ही नहीं। ओके, एंड एज सच द इंडियंस वर फ्लैबरगास्टेड कि हमारे साथ हो क्या रहे, कि हमारे पास मिसाइल, हमें तो अपने सिस्टम्स के ऊपर कोई मिसाइल आता, यानी कि वार्निंग बहुत कम थोड़ी देर के लिए मिल रही है, हमें तो कोई जहाज या आता हुआ दिखलाई नहीं दे रहा। ठीक है ना? एंड येट हमें मिसाइल आके हिट कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका ये मतलब था कि हम लोगों ने अपने जो मिसाइल्स लॉन्च किए वो हमने अपने हमारे फाइटर्स ने अपने रेडार को ऑन ही नहीं किया, और उन्होंने क्या कहते हैं जो अपना किल चेन बनाया, वो किल चेन बनाया बिटवीन एवेक, द फाइटर एंड द मिसाइल। ठीक है? और जो PL-15 की एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है वो ये थी कि आप जो है उसको कोऑर्डिनेट्स के ऊपर फायर कर सकते हैं। ठीक है? सो अब वो आपको कोऑर्डिनेट कौन देगा? वो कोऑर्डिनेट या तो आपको जो आपका एवेक है वो खुद उसको डिटेक्ट करके उसके कोऑर्डिनेट्स निकालेगा, या आपको स्पेस कमांड या जो स्पेस सैटेलाइट है वो आपको देगा। ठीक है ना? आपका पायलट जो है उन कोऑर्डिनेट्स को मिसाइल के अंदर फीड कर देता है जहाज में रहते हुए। ठीक है ना? और जब लॉन्च होता है तो जो एयरक्राफ्ट का जो रेडार है, जो उसका सोर्स ऑफ डिटेक्शन बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जैसे ही वो रेडार ऑन करेगा एनिमी के एवेक्स और एनिमी के जो फाइटर्स हैं वो एमिशन को सेंस कर लेंगे और अपनी उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। ठीक है ना? सो इन लोगों ने अपने रेडार्स भी ऑन नहीं किए, और इन्होंने जिसको ब्लाइंड फायरिंग कहें या साइलेंट फायरिंग कहें ऑन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवेक की। ठीक है ना? अब उसके बाद जब सवाल आएगा कि जी के आपने जब एक बीवीआर मिसाइल फायर कर दी है तो उस मिसाइल को कंट्रोल कौन कर रहा है? अब उस मिसाइल को कंट्रोल करेगा एवेक थ्रू डेटा लिंक। ठीक है ना? ठीक है ना? अब उस डेटा लिंक की आपको दो चीजें चाहिए। एक है आपके ना एनिमी शुड नॉट बी एबल टू ब्रेक दिस लिंक। अगर एनिमी ने इस लिंक को ब्रेक किया तो फिर आपका मिसाइल हेवाई हो जाएगा, या इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है ना? सो आपकी ना EW कमांड को ये जाती है, क्या कहते हैं, क्रेडिट जाता है कि उन्होंने किसी लिंक को ब्रेक नहीं होने दिया। ओके, कोई भी लिंक, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने अपने किसी लिंक को ब्रेक नहीं होने दिया। और एक स्टेज के ऊपर कोई 50 किलोमीटर प्लस माइनस के करीब फिर जो मिसाइल का रेडार खुद ऑन हो जाता है, और वो जो है कि फिर इट गिव्स ओनली between 3 to 5 seconds of warning to the target aircraft. So जो राफेल के पायलट्स हैं उनको मिसाइल की वार्निंग सिर्फ 3 से 5 सेकंड के लिए मिली। और अगर PL-15 उनके थ्रेट के अंदर नहीं है, थ्रेट लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, तो अभी तो उनका वो जो थ्रेट प्रोटेक्शन सिस्टम है जो ऑन बोर्ड होता है, ठीक है ना, हर मॉडर्न फाइटर के, तो वो तो अभी डिटेक्ट ही करोगे कि ये कौन सा मिसाइल है जो आ रहा है, क्योंकि मेरी तो थ्रेट लाइब्रेरी में ये मिसाइल है ही नहीं। ठीक है ना? तो अभी वो कर ही रहे होगा तो जहाज डिस्ट्रॉय हो गया। यस। और एक और चीज जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिखलाई है, जिसके ऊपर आई एम वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, और वो है कि इन्होंने क्रॉस फायरिंग की है। ओके। इंडिया ने क्या किया कि इन्होंने 4 जहाजों की फॉर्मेशंस को खड़ा कर दिया ऑल अलोंग द LOC एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। हाँ, बिल्कुल। तो उन्होंने हमारे लिए जो है ना एक दीवार बनाने की कोशिश की, या उन्होंने
हमें न्यूमेरिकली जो है ना आउट आउट क्लास करने की कोशिश की, ठीक है ना। सो हमारे बंदों ने, जैसे अगर फर्ज कर लेंगे आप मेरे सामने हैं और 50 नॉटिकल माइल्स के ऊपर एक दूसरी फॉर्मेशन है, उसके सामने भी 4 जहाज हैं, तो हमने बजाय अपने सामने वाले जहाजों को इंगेज करने के बजाय हमने क्रॉस फायरिंग की, यानी कि मैंने अपने जो लेट्स से के राइट के ऊपर जहाज था उसको फायर किया, और मेरे जो लेफ्ट पे था उसने अपने मेरे सामने वाले जहाज के ऊपर फायरिंग की। सो जहां वो एक दूसरे को देख रहे थे, ठीक है ना, तो उनको यही नहीं पता चला कि मिसाइल आ किस साइड से रहे, ठीक है ना। सो ये बहुत सारी टैक्टिक्स एयरफोर्स ने इस्तेमाल की, और जो जो चौथी कमांड थी, जो अनमैन्ड कमांड थी, वो बेसिकली थी ऑफ ड्रोन्स, यूकैव्स एंड लॉइटरिंग मुनिशन, ठीक है बिल्कुल। ना। और इस फोर्स को इस्तेमाल किया गया 10th को। और आप जिसको कहते हैं ना, वो जो हम फिल्मों में देखते हैं कि हजारों के हिसाब से ड्रोन जा रहे हैं, तो यस। एयरफोर्स ने लिटरली हजारों के हिसाब से ड्रोन भेजे, ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको याद हो कि एक पिंडी के ऊपर एक ड्रोन। इंडियन ड्रोन आके कर रहा था, ठीक है ना। हाँ तो हमने कहा कि अच्छा, फिर अब हम भी दिल्ली में आके करेंगे। तो हम वी टुक आवर लॉइटरिंग मुनिशन टू दिल्ली, जो 450-500 किलोमीटर अंदर है, अच्छा। और हमने दिल्ली के ऊपर 4 घंटे तक अपना ड्रोन उड़ाया। वाह। और हम अगर चाहते तो हम उनकी किसी भी ऑफिशियल बिल्डिंग पे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस, या उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके रेजिडेंस को हिट कर सकते थे। कर और फॉर सकते। 4 आवर्स दे डिड नॉट हैव द एबिलिटी कि वो हमारे एक ड्रोन को डाउन कर सके, क्योंकि हमारे जो दूसरी कमांड्स थी उन्होंने हर चीज जैम करके रखी हुई थी। ना वो कमांड दे सकते थे, ना वो बातचीत कर सकते थे, ना वो डेटा लिंक इस्तेमाल कर सकते थे। सो हर चीज तो जैम थी उनकी, और हमने बिल्कुल। ये दिखलाया कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर आपने हमें हमारे कैपिटल के ऊपर आकर आपने हमें थ्रेट करने की कोशिश की, तो हम भी आपके कैपिटल के अंदर आकर आपको थ्रेट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है ना। सो पाकिस्तान एयरफोर्स को ना ये क्रेडिट जाता है कि ना जो अंडर चीफ मार्शल बाबर, इन लोगों ने एक गेम प्लान बनाया है कि जिसमें जहाज वर्सेस जहाज और मिसाइल वर्सेस मिसाइल एक दूसरे के खिलाफ पिंच नहीं थे। शायद अगर ऐसा होता तो इंडिया को हमारे ऊपर एडवांटेज होता, क्योंकि उनके पास इस वक्त जो 2025 में जो फोर्स थी वो हमसे ज्यादा मॉडर्न फोर्स थी, ओके। ठीक है ना। लेकिन हमने वी ब्रॉट इन न्यू टैक्टिक्स, वी ब्रॉट इन न्यू डोमेन्स, ठीक है ना। तो हमने आप कहें कि जो 2025 की जंग है इज एन एम्बॉडिमेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ माइंड ओवर माइंड एंड नॉट मशीन ओवर मशीन, माइंड ठीक। ओवर माइंड। बिल्कुल सही। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह दिखलाया कि जी कि आप बेहतर जहाज खरीद सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है, लेकिन हमारे पास बेहतर दिमाग है, हम ट्रू। आपसे बेहतर तरीके से। अच्छा, एक चीज ये भी है कि ये कमर, आई जस्ट यू से वन मोर सेंटेंस, कि सर। ये जो चीज है ना, ये ऐसा नहीं था कि उस दिन कोई पहली मर्तबा ये चीज कोई एम्प्लॉय हो रही थी। नो, दीज टैक्टिक्स वर मेड 2 years 3 years अर्लियर, एंड इनको पिछले 2-2.5 सालों के अंदर कई मर्तबा इनको फ्लाई किया गया इस सिनेरियो को। फिर जहां वीकनेसेस थी उनको रिमूव किया गया, बिल्कुल। ठीक है। और माशाल्लाह हमारे पायलट्स, इंजीनियर्स, एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, इन सब लोगों ने मिलकर फिर एक ऐसी परफॉर्मेंस दी 7th और 10th ऑफ मई को कि फिर मेरा हम सब आज फख्र महसूस करते हैं अपनी एयरफोर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर। इरमर्चर साहब, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक एनालिसिस दिया है जिसमें पूरी की पूरी वो बताया कि कमांड्स एंड अदर दैन। मैं कुछ 2-3 सवाल करना चाहता हूं सर। एक तो ये बताएं कि जो इंडियन सीडीएस ने कहा कि हमने जब 7 को जहाज उड़ाए, फिर हमारे जहाज गिरे, फिर 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके।
टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, वो क्या चीज हुई होगी इंडिया को, फॉर एग्जांपल आप क्या उसमें एक्सपेक्ट करते हैं? और दूसरा, वो 2 दिन अगर जहाज ही नहीं उड़ा सकते थे तो पाकिस्तान हमला कर देता उस 2 दिनों में, तो दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू रिस्पॉन्ड, इज दैट राइट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और मेरे ख्याल में उन्होंने 2 दिन जहाजों को ग्राउंड किया क्योंकि उनको समझ में नहीं आया, जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, कि व्हाट हैज हैपेंड विद देम, कि उनको तो 2 दिन लगे होंगे इस चीज को डिसाइड करने में कि ये जहाज की फॉल्ट थी, पायलट की फॉल्ट थी, या एनवायरमेंट की फॉल्ट थी। एंड दिस इज, ये मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो हमें जो पाकिस्तान एयरफोर्स को इस चीज का क्रेडिट देना चाहिए कि दे हैव शोन समथिंग टू द वर्ल्ड व्हिच नो इवन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री कुड शो टू एनी इन एनी कॉन्फ्लिक्ट। जबरदस्त, जबरदस्त। ठीक है ना, हमने वो चीज करके दिखलाई है कि जिसके बारे में तो अभी अमेरिका और रशिया और फ्रांस सोच रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, हमने उनको बताया कि जी के वी मे बी अ स्मॉल कंट्री, वी मे बी न्यूमेरिकली नॉट दैट स्ट्रांग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यानी कि एक से एक अच्छा दिमाग बैठा हुआ है। वो दिमाग जो है ना, सिर्फ पायलट्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं इंजीनियर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं साइबर स्पेस वॉरियर्स की भी बात कर रहा हूँ, मैं जिसको कहते हैं ना, जो हमारे छोटे यंगस्टर्स जिन्होंने ईडब्ल्यू कमांड और साइबर कमांड को जो जिसके वो वॉरियर्स हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। यानी एवरीबॉडी डिड समथिंग which was never expected out of a country like Pakistan. और हमने ट्रू मीनिंग में इंडिया को सरप्राइज किया, और इस सरप्राइज ने हमें ये विक्ट्री ला के दी। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा सर, मुझे जरा ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये अगले दिन मैं ब्लूमबर्ग की भी स्टोरी देख रहा था कि जो पाकिस्तान है वो J-35 ले रहा है और KJ-500 HQ-19 ले रहा है। मतलब आप क्या समझते हैं कि हम पहले ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो स्टेल्थ फाइटर जेट लेंगे अब Su-57 और F-35 फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, तो हम वी हैव गॉन टू J-35? इसकी क्या लॉजिक है? और डू यू थिंक नाउ जो अगली जंग है वो एयर बैटल है, वो स्टेल्थ फाइटर जेट ने लड़नी है, दैट्स व्हाई पाकिस्तान हैज ऑलरेडी पिक्ड अप, और चाइनीज ने भी पाकिस्तान को ऑफर किया है? बिल्कुल। अब तो देखिए ना, इन 2019 अगर द बैटल स्पेस एयर स्पेस वाज समथिंग लाइक इन डायमीटर्स, अगर आप कहें, वाज समथिंग लाइक 300 किलोमीटर्स, ठीक है ना, इन 2025 इट वाज समथिंग लाइक 500 किलोमीटर्स। तो अगर हम इसको इजीली प्रिज्यूम कर सकते हैं कि 2-3 साल के बाद अगर कोई कॉम्बैट होगी, अगर इंडिया ने दोबारा इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की, तो जो एरियल थिएटर होगा वुड बी समथिंग लाइक 700 किलोमीटर्स। सो आपको एक ऐसे जहाज चाहिए जो 700 किलोमीटर्स के अंदर ऑपरेट कर सके, और आपको ऐसे वेपन्स चाहिए कि आप जहाजों को इतने डिस्टेंस के ऊपर उड़ा सकें। बिल्कुल। ठीक अच्छा है। एयर मार्शल साहब जी, ये बताइएगा कि ये जो हम अभी पता चला है कि जी एक KJ-500 और HQ-19 ले रहे हैं, तो क्या हमारा जो सरफेस टू एयर जो डिफेंस सिस्टम है वो क्या इतना अच्छा नहीं था कि अब हम दोबारा नए ये ले रहे हैं, या क्या आप समझते हैं कि ये अपग्रेड करते रहना चाहिए विद पैसेज ऑफ टाइम? क्योंकि इंडियंस बार बार एक चीज कहते रहते हैं जी हमने उनकी एयर बेसिस पे हमले किए, एयर बेसिस पे हमले किए, हमले तो पाकिस्तान ने भी किए हैं, उन्होंने वो तो और S-400 भी कहते हैं हमने डिस्ट्रॉय किया, लेकिन इवन देन वो कह रहे हैं कि जी हमने एयर बेसिस पे हमले किए। तो देखिए, बिल्कुल देखिए, लेट मी गिव यू सम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है ना, इंडिया ने इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर 31 ब्राह्मोस फायर किए। ठीक है, जिसमें से सिर्फ 4 ब्राह्मोस जो हैं वो टारगेट पे लगे जाके। ओके। ठीक है ना, और उसकी एक वजह ये थी कि हमने जो कंट्रोलर और ब्राह्मोस के दरमियान जो डेटा लिंक था, हमने उसको जैम कर दिया। जो उसके ऊपर जीपीएस लगा हुआ था उसको डाउनग्रेड कर दिया। ठीक है ना, एंड एज सच जिस तरह पायलट्स कंफ्यूज हो गए, इस तरह ब्राह्मोस भी कंफ्यूज हो गया, और वो हमारे द सक्सेस रेट जो वो ब्राह्मोस के साथ हासिल करना चाहते थे, आई वुड से वाज समथिंग लाइक 10 to 12%। अच्छा ठीक है सर ना, ये बताइए। हाँ तो हाँ सो इफ यू अलाउ मी, ठीक है ना,
तो लेकिन कभी जिसको कहते हैं ना, एनिमी को कभी अंडर ग्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मेरे नजदीक इंडियन एयरफोर्स इज अ वेरी कॉम्पिटेंट एयरफोर्स, ठीक है ना। एंड अब जब उनको दूसरी मर्तबा 2019 और 2025 में मार पड़ी है, तो आई एम श्योर कि वो अपना एक एनालिसिस करेंगे कि जी के वेयर व्हाट वर देयर वीकनेसेस एंड हाउ पाकिस्तान एयरफोर्स आउटस्मार्टेड देम, ठीक है ना। और नेचुरली वो उसको काउंटर करने की कोशिश करेंगे, और उस काउंटर करने के बाद वो दोबारा हमारे साथ आएंगे। लेकिन जब तक ये सारा कुछ करने के लिए उसमें टाइम लगेगा ना, 3 4 5 साल लगेंगे, एक्विजिशन होगी, फिर उस देखिए मेरे नजदीक, अगर आप मेरे से एज अ सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर समझेंगे, अगर आप कहेंगे एक वीकनेस बताएं जो इंडियन एयरफोर्स ने की, तो मैं कहूंगा कि बिटवीन एक्विजिशन ऑफ राफेल एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ राफेल उन्होंने बहुत कम टाइम रखा। उन्होंने ना राफेल के ऊपर अपने पायलट्स को, ना एयर डिफेंस कंट्रोलर्स को, ना जो भी उसकी एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी थी ना, उसको उन्होंने होन अप नहीं किया, ठीक है ना। दे शुड हैव टेकन another 1-2 years before employing Rafale into the combat zone, ठीक है ना। तो उनके पास बेशक एक बहुत अच्छा वेपन सिस्टम था, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा सके बिकॉज आई थिंक देयर पायलट्स एंड द फोर्स वाज नॉट mentally prepared to employ it the way it should have been employed in the 21st century, ठीक है ना। सो वो इसी तरह है कि अगर आपने लैम्बोर्गिनी आपने एक खरीद ली है कमर साहब, लेकिन अगर आपने उसके ड्राइवर को रेस के लिए तैयार नहीं किया है, तो मशीन इटसेल्फ विल नॉट मेक यू विन द रेस, ठीक है ना। आपने मशीन मैन इंटरफेस को बेस्ट बनाना होता है टू विन द थिंग। और दिस इज व्हाट पाकिस्तान एयरफोर्स हैज डेमोन्स्ट्रेटेड repeatedly to the Indian Air Force since 1965, ठीक है ना। कि हमने हर कॉन्फ्लिक्ट में उनको ये बताया कि इट इज माइंड ओवर द मशीन, इट इज नेवर द मशीन ओवर द माइंड। सो इसीलिए जो पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ, मैं आपसे पहले भी गुफ्तगू हुई थी तो मैं कहते थे कि क्या है, is our training of our pilots, is the training of our air defense controllers, is the training of our all combat elements, ठीक है ना। और एग्जैक्टली इसी चीज की हमें मैं तारीफ करना चाहूंगा प्रेजेंट एयरफोर्स कमांड, ठीक है। ये इट वाज नॉट अ इजी डिसीजन टू डाइग्रेस फ्रॉम नॉर्मल नॉर्म्स। इन्होंने एक न्यू नॉर्मल को की बुनियाद रखी, और न्यू नॉर्मल आपसे बेहतर कौन जान सकता है डॉक्टर साहब के न्यू नॉर्मल कायम करना कितना मुश्किल होता है, कितना ऊपर क्या कहते हैं आपको क्या बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है ना। And Babar and his team, they stood their ground, they believed in themselves, they changed the Air Force, they brought in new techniques, and those techniques have given us this success जो आज जिसके ऊपर हम आज पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही है, एंड द वर्ल्ड इज रिकॉग्नाइजिंग एंड अप्रिशिएटिंग पाकिस्तान's एयर फोर्स। बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है, हमें एयर फोर्स की वजह से हमारा सर जो है वो पूरी दुनिया में बड़ा बुलंद हुआ है, और पाकिस्तान को जिसे कहते हैं ना, हमारी तो नजरें सारी एयर फोर्स के ऊपर है कि जो करना है नहीं करना है। सो दैट्स समथिंग वेरी ग्रेट। एयर मार्शल साहब, सर थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया वंस अगेन, आपने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस हमें दिया कि कैसे हमने ये जो 4 कमांड्स हैं इनके जरिए और हमने भारत को इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो आउट मैनूवर आउट स्मार्ट किया, एंड देन फिर अपने कम जहाज होने के बावजूद हम और उनको समझ नहीं आ रही थी कि कैसे, जो आपने कहा कि जो CDS अनिल चौहान ने कहा कि उनको पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है, कि फॉल्ट उनका था या फॉल्ट या पाकिस्तान के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी आ गई थी, सो दे कुडंट अंडरस्टैंड। सो मॉडर्न वॉरफेयर में जंग के बीच में अगर आप कहें कि हम अगले 2 दिन आपके जहाज ही नहीं उड़ा सके, तो ऑब्वियसली यू लूज आपने वो यू लूज लॉस्ट द एज over the other। बिल्कुल, thank you very much Air Marshal साहब। मैं सिर्फ just for record, Kamar, if you allow me to say, sir the Rafales did not fly for the सिर्फ पहले दिन उड़े हैं वो, and on the 10th they did not fly। अच्छा, उड़े ही नहीं है, उड़े ही नहीं है, यानी कि आपने पहले दिन ही उनको कॉन्फ्लिक्ट से बाहर कर दिया था। And let me give you another truth,
एंड इट इज द ट्रुथ, ठीक है ना, कि राफेल जो है वो एक मिसाइल अपना मीटियोर फायर नहीं कर सका पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर, उनके जहाज एक मिसाइल भी फायर नहीं कर सके हमारे ऊपर, ठीक है ना। अब आप ये आप सुपीरियर टैक्टिक्स देखिए। हमने उनके ऊपर पहली शॉट ली है समथिंग लाइक 180-190 किलोमीटर्स के ऊपर, वो जो बठिंडा में जहाज गिराया हमने। अब आप देखिए कि अब ये तो जहाज एयरबोर्न हुआ है और उसको मिसाइल लग जाए, वो बेचारा यानी कि क्या करेगा जहाज, अभी तो वो कॉम्बैट के अंदर एंटर ही नहीं किया उसने। ठीक है ना। सो दिस इज यू नो the finesse which the Pakistan Air Force showed to the nation and to the world. और जिस तरह हम पहले अमेरिकन यानी कि स्ट्रैटेजीज पढ़ते थे, आई एम श्योर कि अब एविएशन हिस्ट्री जब भी डिस्कस होगी तो फिर पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी डिस्कस होगी कि हाउ डिड पाकिस्तान एयरफोर्स आउट मनूवर अ मच बिगर फोर्स देन देन। सही कह रहे हैं, 900 जहाज कहाँ पे, 78 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट, एंड 2 दिन आपके यहाँ हम जहाज नहीं उड़ा सके, तो लोग सवाल तो करेंगे ना। आपने लोगों अपने मीडिया में तो जो मर्जी बोलते रहे, बट दोज पीपल हु आर वेयरिंग द एयरफोर्स यूनिफॉर्म अराउंड द वर्ल्ड, फॉर देम दिस इज ए टेक्स्ट बुक एग्जांपल बनेगी कि 120 फाइटर जेट्स इन दी एयर बैटल हो रही हो पूरी दुनिया के लिए है, मॉडर्न वर्ल्ड वॉर 2, और उसके बाद तो कोई दुनिया का ऐसा मौका नहीं आया मेरा ख्याल है कि कभी इस तरह की जंग हो कि दोनों 2 मुल्क या 3 मुल्क आपस में इस लेवल पे आ जाए। तो बड़ी बात है जी, पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है। एंड इवन इंडियन हमारे दोस्त जो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, जो सारा टाइम रैंट एंड रेटरिक नहीं करते, दे अप्रिशिएट कि वी नीड टू मूव ऑन, एंड हमें पाकिस्तान की इन कैपेबिलिटीज को समझना चाहिए। और अब वो बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं खैर है कोई नहीं, हम जहाज ले लेंगे, हमारे पास बहुत पैसे हैं, बट दैट डजंट मैटर, इट्स नॉट अबाउट मनी, चीजों के पैसे की। तो एंड आई टेल यू, पाकिस्तान जो एक मेरा ख्याल जब ब्रीफिंग्स हुई थी तो पाकिस्तान ये कहा गया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी अपनी सिर्फ 5% कैपेबिलिटी शो की। सो मैं आई वुड लाइक टू सेकंड दैट स्टेटमेंट। अब जब हमें ब्रीफ किया गया और हम इस चीजों को समझे हैं, ठीक है ना, तो वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स ने बहुत रेस्ट्रेंट शो की है, जो कि हमारा नेशनल वो था कि हम यानी कि कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट नहीं करना चाहते थे, ठीक है ना। तो और अगर इंडिया ने दोबारा ये बेवकूफी की तो मेरे ख्याल में उनको इससे ज्यादा एक बुरा रिजल्ट होगा उनके लिए। सो आई थिंक दे शुड अवॉइड इट, यानी कि and resolve the conflicts on the table instead of up in the air. Up in the air. Thank you very much, Air Marshal Saeed Ahmed Khan साहब। Sir, it's always pleasure talking to you, sir। वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।